नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी संपत्ति उसके सेहतमंद लोग होते हैं, जिनकी बदौलत ही कोई भी मुल्क तरक्की करता है। आज की तारीख में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी भारत में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मंथन जरूरी है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या हो सकता है। वो रोड़ा है हमारी बड़ी आबादी की सेहत। इंटरनेट ने पूरी दुनिया के रहन सहन और खान पान के बीच गजब का रिश्ता जोड़ा है। पिछले 15-20 वर्षों में सबसे अधिक हमारे खान पान की आदतें बदली हैं। अगर ये कहा जाए कि खान पान का ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो गलत नहीं होगा। बिहार के सासाराम से लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक बर्गर या पिज्जा के जायके में कोई फर्क नहीं। चेन्नई, बेंगलुरु जैसा डोसा, वड़ा और इडली उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में भी आसानी से मिल जाता है। छोटे बच्चों का चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को लेकर सम्मोहन किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें किस तरह के सेहत संस्कार की जरूरत है। गंभीर बीमारियों से बचने के लिए अपने खान पान से लेकर दूसरी आदतों में कितना सुधार करना पड़ेगा। डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर किस तरह की लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम विकसित भारत के लिए सेहत संस्कार में। अक्सर कहा जाता है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अच्छा साथी गया तो बड़ा नुकसान हुआ, और अगर सेहत गई तो सब गया। मेडिकल साइंस में तरक्की और हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच बढ़ने से लोगों की औसत उम्र तो बढ़ी, लेकिन 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं को भी हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और बीपी जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। ज्यादातर लोग 40 की उम्र में ही 65 जैसे दिखने लगे हैं। उनके शरीर के अंग भी सुस्त पड़ते जा रहे हैं। अगर आपने सिगरेट के पैकेट को कभी ध्यान से देखा हो तो उस पर साफ साफ चेतावनी लिखी जाती है, जिसमें बताया गया है कि सिगरेट सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सर्दियों में अक्सर यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 से 300 के बीच रहता है। तो भले ही आप सिगरेट नहीं पीते हो, फिर भी जाने अनजाने 6 से 10 सिगरेट के बराबर जहर आपके शरीर में जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। इसी तरह अगर AQI 400 से 450 के बीच में है तो इसका मतलब है 25 से 30 सिगरेट के बराबर जहर आपके शरीर में जा रहा है। प्रदूषण की वजह से बच्चे से बुजुर्ग तक गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में हमें विकसित भारत बनाने के लिए प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मुक्ति का मार्ग बनाना होगा। दिल्ली की हवा में घुले जहर यानी प्रदूषण से हर शख्स परेशान है। जनवरी का कैलेंडर पलट चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 1 फरवरी 2025 को AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 359, गाजियाबाद में 253, नोएडा में 227, गुरुग्राम में 213 और फरीदाबाद में 191 रहा। बीते साल यानी 2024 में दिल्ली में 155 दिन ऐसे रहे जबकि हवा में घुली जहर की मात्रा पुअर या वर्स्ट कैटेगरी में रही। यानी दिल्ली में साल के 365 दिन में से 155 दिन हवा इतनी प्रदूषित रही जो किसी भी सामान्य इंसान की सेहत के लिए बहुत हानिकारक थी। कुल मिला के अगर मैं एक सेंटेंस में इसको समराइज करूं तो इतने बुरे एयर पोल्यूशन लेवल को लगातार एक्सपोज होना हमारे बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बाकी सबों के लिए एक सीरियस गंभीर हेल्थ समस्या है। अक्टूबर के बाद दिल्ली की हवा में एकाएक जहर बढ़ने लगता है। जनवरी फरवरी तक दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोगों की सांसों पर संकट के बादल मंडराते रहते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के औसत AQI को देखें तो साल 2018 में 225, 2019 में 215, 2020 में 185, 2021 में 209,
2022 में 209, 2023 में 204, 2024 में 209 रहा। इसका मतलब एनसीआर में रहने वाला हर शख्स रोजाना 6 से 7 सिगरेट पीने के बराबर जहर अपने भीतर अदृश्य रूप से ले रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली की आबो हवा में आखिर इतना जहर कहां से घुल जाता है और इसका इलाज क्या है? प्रदूषण आता कहां से? प्रदूषण या तो चीजों के जलाने से आता है, आप अगर जिस चीज को जलाएंगे तो धुआं आएगा, या फिर प्रदूषण डस्ट से आता है, जो कि जमीन से हो या कंस्ट्रक्शन साइट से हो या रोड से हो। तो या तो प्रदूषण डस्ट है या तो प्रदूषण स्मोक है। प्रदूषण के बढ़े स्तर की वजह से सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्गों को परेशानियां होती हैं। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मसलन अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं, आंखों में जलन और गले में खराश बढ़ती है। जब प्रेग्नेंट लेडीज भी इसी हवा में सांस ले रही हैं तो ये जो प्रदूषित हवा के केमिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर सब उनके लंग्स में जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो नवजात शिशु उनके गर्भाशय में जन्म जो पल रहा है उस पर भी असर होता है। और पहले ट्राइमेस्टर में अगर एक्सपोजर हो तो उसमें तरह तरह के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सपोजर हो तो उससे ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ मतलब गर्भाशय के अंदर बच्चे की मृत्यु होना, समय से पूर्व प्रसव होना और प्रसव के बाद बहुत सारी समस्याएं होना, ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम सारे हॉस्पिटल्स में सब लोग रूटीन में इस समय देख रहे हैं। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा हो गया है कि यह बहुत लोगों ने तो इसको एक नया नॉर्मल सा समझ लिया है कि बिल्कुल हेल्दी स्टेट में तो कोई होगा ही नहीं, ये सीजन आएगा तो ऐसा होगा ही होगा। दिल्ली जैसे ही हालात देश के दूसरे शहरों के भी होते जा रहे हैं। ऐसे में विकसित भारत के राह में प्रदूषण एक बड़े स्पीड ब्रेकर की तरह है। इसलिए प्रदूषण से निपटने के लिए चौतरफा और साझी रणनीति की जरूरत है। जब तक एक नेशनल एजेंडा ना बने तो और एक रीजनल एक्शन प्लान ना बने, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में अगर हम वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो 6 राज्य हैं दिल्ली एनसीआर के, उनको साथ में काम करने की जरूरत है। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को कहने से नहीं होगा या यूपी गवर्नमेंट के कहने से नहीं होगा या पंजाब के कहने से नहीं होगा, सबको साथ में काम करने की जरूरत है। शहरों में प्रदूषण का स्थायी इलाज सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है। इसके लिए सबको दमदार भूमिका निभानी होगी। शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए खेतों में पराली या दूसरी चीजें जलाना बंद करना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट करना होगा। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करना होगा। लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। ईवी के इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। अगर हम प्रदूषण खत्म करने के लिए अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं तो कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों की चपेट में आना तय है, जो हमारी जिंदगी के दिन कम करेंगी। प्रदूषण की वजह से अभी साल भर में देश के करीब 21 लाख लोग दम तोड़ रहे हैं। अगर हालात नहीं बदले तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र प्रदूषण की वजह से 11.9 साल कम हो रही है। अगर इसी तरह हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण बढ़ता रहा तो इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी एक गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएगी। ऐसे में परिवार की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा बीमार सदस्यों के इलाज और अस्पताल का बिल चुकाने में खर्च करना पड़ सकता है। प्रदूषण के अलावा सुबह से शाम तक हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें भी धीमा जहर घुला है, जिसे खुली आंखों से देखना मुश्किल है। दिन भर में हम जितनी बार दूध वाली चाय या कॉफी पीते हैं, जितनी बार मिठाइयाँ या नमकीन खाते हैं, उसके जरिए भी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें शरीर में धीरे धीरे दाखिल हो रही हैं। वो लगातार इंसान का वजन बढ़ा रही हैं और साथ ही उम्र घटा रही हैं। इस समस्या को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला, खान पान की आदतों में बदलाव। दूसरा, बाहरी और भीतरी मिलावट। सबसे पहले बात करते हैं खान पान के संस्कारों में आए बदलावों की।
ज्यादातर परिवारों में जंक फूड के इस्तेमाल को एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। बच्चे बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, हॉट डॉग बड़े चाव से खाते हैं। उनके लंच बॉक्स में ज्यादातर इसी तरह के जंक फूड रहते हैं। स्कूल से लौटने के बाद भी बच्चे चिप्स, नमकीन, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक में अपनी खुशियां तलाशते हैं। लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि जंक फूड आपके बच्चों के शरीर में बीमारियों के लिए किस तरह के दरवाजे खिड़की बना रहा होता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, लेकिन आज हमारे खान पान में जंक फूड शामिल हो चुका है जो हमारी प्रकृति और सेहत को प्रभावित कर रहा है। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, नूडल्स, फ्रेंच फ्राई, चॉकलेट, भुजिया, कोल्ड ड्रिंक जैसी खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा चीनी, नमक, फैट्स होता है। हमारी युवा पीढ़ी में जंक फूड का कल्चर और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। ये जंक फूड सैचुरेटेड फैट, शुगर्स और सॉल्ट में बहुत अधिक होते हैं, जबकि इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि जंक फूड खाना हमारी शरीर को कई तरह की बीमारियों के लिए प्रोन करता है। हमारे शरीर में इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जंक फूड ने जिस तरह से लोगों के खान पान पर कब्जा किया है, उससे बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में भारत में हर तीसरा बच्चा मोटापे से ग्रस्त है। जंक फूड्स में विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, जिन्हें खाने से पेट तो भर जाता है पर जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसी तरह प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स में फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स, लैक्टिन होते हैं जो जिंक, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स अब्जॉर्ब होने में बाधा डाल सकते हैं। जो बाहर के खाने में रीकुक्ड ऑयल्स होते हैं, बार बार उन्हीं में तला जाता है, वो ज्यादा खराब हो और उनमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। जो स्टोर्ड फूड होते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं, शेल्फ पे पड़े हुए फूड्स होते हैं, चाहे वो नमकीन हो चाहे बिस्किट्स हो, उनमें सब में ट्रांस फैट्स होता है। खान पान की आदतों में बदलाव, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से इंसान धीरे धीरे कम उम्र में ही ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ जाता है। समय से पहले ही थका थका महसूस करने लगता है। 40 की उम्र में ही 60 का दिखने लगता है। ऐसे में विकसित भारत के लिए डॉक्टर्स सख्ती से खान पान के तौर तरीकों में बदलाव की सलाह दे रहे हैं। एक वक्त था जब माएं पढ़ने से पहले बच्चों को कहा करती थी कि एक प्लेट फल खा लो, इससे पढ़ने के लिए एनर्जी आएगी। आज के जमाने में बच्चे स्वयं माओ से कह देते हैं कि खाने से पहले हमें पिज्जा ऑर्डर करके दीजिए। हमें चाहिए कि बच्चों को जंक फूड डिलीवरी एप्स की डायरेक्ट एक्सेस देना बंद करें। हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में हमें खुद जानकारी जुटानी होगी। हमें ये देखना होगा कि कौन से फूड में क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन हैं। जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने खाद्य पदार्थों को जानेंगे, तभी हम बच्चों को और युवाओं को सटीक जानकारी अपने खाने के बारे में उपलब्ध करा पाएंगे। दुनिया में तेजी से होते बदलावों के बीच ऐसे कई ऐप मौजूद हैं जो 30 मिनट के अंदर आपका मनपसंद खाना किसी भी समय आपके सामने हाजिर करने का दावा करते हैं। सुंदर पैकिंग के साथ आपके पास पहुंचा खाना कितना ताजा है, जिस तेल या रिफाइंड में खाना बना है वो कितने दिनों से इस्तेमाल हो रहा है, खाना बनाते समय साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है, इसका पता ऐप से खाना मंगाने वाले शख्स को नहीं चलता। लेकिन हमारे देश में घर के भीतर किचन में प्रवेश के लिए साफ सफाई की लक्ष्मण रेखा खींची होती थी, क्योंकि किचन से ही परिवार के सभी सदस्यों की सेहत जुड़ी होती है। ऐसे में विकसित भारत के लिए खान पान के तौर तरीकों में बदलाव बहुत जरूरी है। अब समय आ चुका है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, वैदिक करें, तो आप देखेंगे कि आप बीमारियों के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कभी सीजन के परिवर्तन में, कभी इन्फेक्शन से अगर कोई बीमारी हमें हो जाती है तो 90% बीमारियों को हम अपने किचन के आइटम से ठीक कर पाएंगे। ऐसा करने से लगातार हम स्वस्थ होते जाएंगे, हमारा समाज स्वस्थ होता जाएगा और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड को अपने खान पान से कम करना होगा और संतुलित आहार की आदत डालनी होगी। फल, सब्जियां, श्री अन्न यानी मिलेट्स, साबुत अनाज और कम फैट वाले प्रोटीन से भरपूर फूड्स को अपने भोजन के प्लेट में शामिल करना होगा। फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चीनी, नमक,
अनहेल्दी फैट और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है, जो कम उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी और मोटापा को बढ़ाती है। सोशल मीडिया ने बच्चों को भी खाने पीने के मामले में एक्सपेरिमेंटल बना दिया गया है। ढाबा संस्कृति और बाहर खाने पीने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। जरा याद कीजिए, पहले दूध के साथ नमक खाने को मना किया जाता था, लेकिन अब दूध और नमक को दूर रखने की जगह दोनों को मेल कराने के लिए किचन में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले सूरज ढलते ही लोग रात का खाना खा लेते थे। समय से सो जाना और सूर्योदय से पहले जगना लोगों की जिंदगी की दिनचर्या हुआ करती थी। पर पूरी दुनिया में तेजी से बदले वर्क कल्चर ने रात और दिन का फर्क बहुत हद तक मिटा दिया है। लोग कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। पैक्ड और प्रोसेस्ड खाने पीने की चीजों की डिमांड दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है, जो मिनटों में तैयार हो जाती है। ऐसे में खान पान की नई आदतें और तौर तरीका हमारी बड़ी आबादी को बीमार ही नहीं, बहुत बीमार बनाता जा रहा है। विकसित भारत के लिए जरूरी है कि हमारी आबादी फिट रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। बेहतर सेहत का राज हमेशा से ही संतुलित खाने में देखा जाता रहा है। हर शख्स के लिए संतुलित भोजन की परिभाषा अलग हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक करता है तो उसके शरीर को अधिक कैलोरी की जरूरत होगी। अगर कोई शारीरिक कम और दिमागी मेहनत अधिक करता है तो उसे अलग तरह की खुराक की जरूरत होगी। लेकिन एक बात सामान्य है कि फल, सब्जियों में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हरी सब्जियों और फलों में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर होते हैं जो किसी भी इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। खाने में फाइबर अधिक लें, जैसे सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट। हेल्दी फैट्स लें, बादाम, अखरोट और ऑलिव ऑयल जैसे। साथ ही में प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त लें। अंडे, दालें, चना, राजमा, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि सिर्फ संतुलित और हेल्दी फूड से ही बहुत सी बीमारियों की इंसान के शरीर में एंट्री रोकी जा सकती है। हालांकि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाते हैं के साथ ये भी जरूरी है कि कैसे और कब खाते हैं। दो खाने के बीच में कितने घंटे का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखें माइंडफुल ईटिंग का, यानी ध्यान पूर्वक खाएं। जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी और मोबाइल पर से अपना ध्यान हटा लें। समय पर खाएं। सुबह का नाश्ता सबसे बड़ा और रात का डिनर हमारी सबसे हल्की मील होनी चाहिए। चबा चबा कर खाएं, धीरे धीरे वक्त लेकर खाएं। पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नफा नुकसान पर भी रिसर्च जारी है। कैलिफोर्निया में हुए एक रिसर्च के मुताबिक शरीर को 12 घंटे तक खाना नहीं देना हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर की अंदरूनी क्रिया को बेहतर काम करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। साथ ही मिसफोल्डेड प्रोटीन यानी सामान्य प्रोटीन के बिगड़े रूप को भी साफ करने में मदद करता है, जो इंसान के शरीर में कई बीमारियों की वजह बनता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि दिन भर में एक बार खाना इंसान की सेहत के लिए बेहतर होता है। वहीं कुछ रिसर्च बताती है कि रात का खाना हल्का और साथ ही सोने से कम 2 घंटे पहले होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर रिसर्च अच्छी सेहत के लिए भूख से कम खाने की सलाह देती है। पूरी दुनिया में सेहत से जुड़े मोर्चे पर काम करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि कब नहीं खाना चाहिए। इस बात पर कम चर्चा होती है कितनी बार खाना चाहिए। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात भी जोर शोर से हो रही है। बेहतर सेहत के लिए 2 प्लेट मील के विचार को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 1 प्लेट में इंसान को उसके शरीर के वजन का 1% सलाद के रूप में खाने की सलाह दी जाती है। इसके तुरंत बाद भूख के मुताबिक रोटी, चावल, सब्जी, दाल खाने की बात कही जाती है। 2 खाने के बीच लंबा अंतर रखने के फायदे और नुकसान को भी लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। कोई नाश्ते की थाली बड़ी तो कोई डिनर की थाली छोटी रखने की वकालत करता है। दुनिया के जाने माने फूड हिस्टोरियन सिरीन कैरिंगटन हॉलिन्स के मुताबिक सुबह के नाश्ते की शुरुआत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। सुबह कारखानों में जाने से पहले मजदूर 1 या 2 रोटी खाते थे, जो बहुत सादा होता था। इसी को नाश्ते का नाम दिया गया। अंग्रेजों के जमाने में नाश्ता रईसों की चीज बन गया। उसमें स्प्राउट्स, टोस्ट, जैम और फ्रूट्स जुड़ गए।
वक्त और जेब के मुताबिक सभी अपने जायके और ज़रूरत के हिसाब से नाश्ते की प्लेट बड़ा करते गए। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जितनी कैलोरी दिन भर में लेते हैं, क्या उसे खपा भी रहे हैं? कंप्यूटर, स्मार्टफोन और तकनीक की वजह से हमारा शारीरिक काम दिनों दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में विकसित भारत के लिए हमें अपने डेली रूटीन में फिजिकल वर्क को किस तरह से जोड़ना होगा, इस पर भी गंभीरता से मंथन की जरूरत है। दुनिया में तेजी से होते बदलावों के बीच इंसान की जिंदगी में तकनीक का दखल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मशीन घर से दफ्तर तक लोगों की जिंदगी आसान बनाने में लगी है। ऐसे में देश की बड़ी कामकाजी आबादी का अधिकतर समय कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने गुजरता है। खेत कारखानों तक में लोगों की जिंदगी से शारीरिक मेहनत दिनों दिन कम होती जा रही है। बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। कंप्लीट सेडेंटरी हमारा ये है, लाइफ स्टाइल है। हम बैठे रहते हैं, घर से निकले गाड़ी में बैठे, ऑफिस आ गए, ऑफिस में बैठे रहें, तो एक तरीके से बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हमेशा ऑनलाइन रहने की मजबूरी ने घर और दफ्तर के बीच फासला मिटा दिया। बाहर दफ्तर और घर में नींद से बचा समय स्मार्टफोन चुरा ले रहा है। तकनीक का सम्मोहन बच्चों से युवाओं तक को आलसी और आराम तलब बना रहा है। इससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही, जिससे कम उम्र में ही इंसान के शरीर में बीमारियां घर बनाती जा रही हैं। विकसित भारत के लिए पहली शर्त यही है कि देश की बड़ी आबादी स्वस्थ रहे, और ये तभी मुमकिन है जब लोग अपनी दिनचर्या में शारीरिक श्रम को किसी न किसी रूप में शामिल करेंगे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ देश का सबसे बड़ा रूप होता है। अगर हमारे नागरिक सुख है, हमारे नागरिक स्वस्थ है, तो हमारा देश विकसित होगा। 2047 तक तकनीक इस हद तक आगे बढ़ सकती है कि इंसान का हर घरेलू छोटा बड़ा काम भी जनरेटिव एआई से लैस रोबोट निपटाने लगे। इंसानी दिमाग जैसी सोच के क्षेत्र में भी जनरेटिव एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर नई तकनीक से जिंदगी आसान हुई है तो नई तरह की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। ऐसे में हर शख्स को अपनी जिंदगी में तकनीक के इस्तेमाल की लक्ष्मण रेखा भी खींचनी होगी। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना इतनी शारीरिक मेहनत तो जरूर शामिल करना होगा जिससे शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त रह सके, बीमारियों का घर न बन सके। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व शरीर, धरती और पूरी सृष्टि के आधार हैं। यही 5 तत्व इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। स्वस्थ शरीर में बेहतर दिमाग की सोच को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन तरक्की की अंधी दौड़ में हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो चुके हैं, जो हमारी जिंदगी के दिन लगातार कम कर रहे हैं। भोजन की थाली में हम जो कुछ खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, जिस तरह से खा रहे हैं, वो हमारी सेहत बिगाड़ रहा है या बना रहा है, इसे भी उम्र चक्र के हिसाब से अलग अलग लेंस से देखने की कोशिश होती रही है। अब सवाल उठता है कि जब हवा खराब है, भोजन में सेहत बिगाड़ने वाले रसायन घुले मिले हैं, दूध में मिलावट है, फल सब्जियों में जहर है, तो इंसान जाए कहाँ और खाए क्या? विकास की रफ्तार को रिवर्स करना असंभव है, पर इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए विकास जरूरी है, न कि इंसान के शरीर को कमजोर और बीमार बनाने के लिए। ऐसे में हमें विकसित भारत में दमदार भूमिका निभाने के लिए खुद को फिट रखना जरूरी है। इसके लिए खान पान से लेकर रहन सहन तक के संस्कार में बदलाव करना होगा, संयम का रास्ता चुनना होगा, अपनी दिनचर्या में शारीरिक श्रम को शामिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जिंदगी के दिन कम तो होंगे ही, हम सब कम उम्र में ही बुजुर्गों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा पूरी सृष्टि के आधार पर पंचभूतों को अपवित्र होने से बचाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो दूसरी ओर हमें अपने भीतर ऐसे संस्कार विकसित करने होंगे जिससे हमारी जिंदगी के दिन लंबे हों, खुशहाल हों, जिससे दवाई और अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।